हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कि जो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार, जिनको हम कहते हैं कि हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार और इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं कि जो हमारी बुद्धि द्वारा, हमारे आइडियाज़ द्वारा नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं और उनकी हमें क्या मिलता है, उनका अधिकार मिलता है कि ये हमारे द्वारा किया गया, इससे पहले ये इन्वेंशन जो है या ये आविष्कार किसी ने पहले नहीं किया है, तो उसका हमें क्या एक पेटेंट मिल जाता है। म्यूजिक में बात करें तो कॉपीराइट मिल जाता है, या कला में या म्यूजिक में तो कॉपीराइट मिल जाता है। और हमारा पेटेंट किस में मिलता है, जैसे हमने ब्रीडिंग में अपने आता है तो वो पेटेंट मिलता है वैरायटियों का। और फिर होता है एक होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत में क्या होता है, जैसे आगरा का पेठा हो गया, वो क्या है मशहूर है, तो वो आगरा का पेठा क्या हो गया कि तुरंत ध्यान जाएगा कहाँ है कि आगरा में। ऐसे ही कांगड़ा टी हो गई, दार्जिलिंग की चाय हो गई, वो क्या है वहाँ की प्रसिद्ध है। ऐसे ही हमारा जो हमारे भारत का नाम है, अगर हम बात करें सीरियल्स में मतलब अनाज में, तो वो किस में हमारे भारत का नाम बासमती राइस में। तो बासमती राइस की बात करें तो हमारा भारत, पाकिस्तान, तो ये क्या है बासमती राइस के लिए मशहूर है। तो ये क्या हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। और फिर बात करें हम डिजाइन की, तो ये सब क्या है टाइप्स हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के। फिर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ डिजाइन की, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा ने अपना ट्रैक्टर डिजाइन किया है, तो क्या है वो दूसरा महिंद्रा को मतलब वहाँ पे क्या मिला हुआ है, उसका अधिकार मिला हुआ है, उसका अथॉरिटी उसे मिली हुई है कि वो उसके जैसा ट्रैक्टर का जो है डिजाइन जो है दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत चेंज जरूर करना पड़ेगा। मान लो हम कार की बात ले लेते हैं कि मान लो कार हमने स्विफ्ट डिजायर अगर कार खरीद रखी है और जो उसका ऑनर है जो स्विफ्ट डिजायर के, लेकिन हम सोचें अगर हमारे मन में आता है कि चलो हम भी ऐसी कार बनाते हैं और अपने नाम से बेचते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो क्या उसको डिजाइन में उसको एक अथॉरिटी मिली हुई है, उसको अधिकार मिला हुआ है, वो हम नहीं कर सकते, उसको हमें अधिकार नहीं मिलेगा, वो हम पे क्लेम कर देंगे, केस कर देंगे। तो ये सब क्या आते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार में आते हैं। ऐसे ही ट्रेडमार्क आता है। ट्रेडमार्क मतलब कोई नाम, जैसे कोका कोला हो गया, तो कोका कोला एक क्या नाम हो गया, ट्रेड नेम हो गया उसका, कि कोका कोला जो है एक ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है और उसको हम पीते हैं। और लेकिन क्या है कोका कोला का आपने मान लो फार्मूला जो भी उससे बनता है उसका केमिकल कंपोजिशन आपको पता है, लेकिन फिर भी आप क्या है उससे अपने नाम से ही बेच सकते हो, लेकिन कोका कोला के नाम से नहीं बेच सकते हो। तो ये चलिए शुरू करते हैं फिर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मानव संपदा अधिकार। तो ये क्या होता है कि व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। कि जो व्यक्ति होते हैं, मान लो आप हो गए कि आपने कोई भी नया इन्वेंशन किया है, कोई नया आविष्कार किया है, तो वो आपके बुद्धि से ही आपने उसको किया है, अपने आइडियाज़ से। और उसके बाद जो आपको आपकी जो संपत्ति है, आपने जो नई इन्वेंशन की है, उस पर आपको जो अधिकार दिया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन अपनी बुद्धि से कोई सृजन करे, जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने किसी रिसर्च एरिया में या साहित्य में या गाना में ऐसे सॉन्ग बनाया उसने या कोई गाना गाया उसने, तो सबसे पहला अधिकार क्या है उसका ही होता है, तो उसी पे उसको ये अधिकार दिए जाते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। चूँकि ये अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इसको बौद्धिक संपदा की संज्ञा दी जाती है। और क्या होते हैं जो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, मूल उद्देश्य होता है मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना। इसका मेन बौद्धिक संपदा का जो संपदा अधिकार का मेन उद्देश्य क्या है कि व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना। जैसे आपने कोई नया इन्वेंशन किया और आपको उसको क्या होगा, आप अपने नाम से उसको बेचोगे और अच्छी वो पॉपुलर चीज़ हो गई, तो आपको क्या है धन संपदा प्राप्त होगी उससे।
और आपकी कोई कॉपी भी नहीं कर पाएगा कि हाँ वो सेम चीज़ दूसरा कोई बेच रहा है, या अगर वो बेच रहा है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, उसे क्या होगा, दंड दिया जाएगा कानून द्वारा, तो आपसे धन प्राप्त होगा। तो ऐसे ही देखकर दूसरा व्यक्ति सोचेगा चलो क्यों ना हम भी कोई नया इन्वेंशन करें, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये संपदा अधिकार दिया जाता है। फिर इसमें आता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी एक संगठन है। वो क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है, ये सबसे पुरानी है संयुक्त राष्ट्र की अभिकरणों में से। इसका संगठन वर्ष 1967 में हुआ था, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का निर्माण, मतलब इसका संगठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। और इन्होंने भी क्या किया था कि जो बौद्धिक अधिकार थे संपदा के, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही इन्होंने इसका गठन किया था कि कोई व्यक्ति नया इन्वेंशन कर रहा है, नई रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, उनको अधिकार दें, और जिससे कि और व्यक्ति भी प्रोत्साहित हों उसके लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, और जितने भी वर्ल्ड में देश हैं तो वो संयुक्त राष्ट्र में उसके सदस्य बन सकते हैं, और लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है। और वर्तमान में 193 देश, और वर्तमान में 193 देश इसके क्या हैं, इसके सदस्य हैं। इसके विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वर्तमान में 193 देश उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। और भारतवर्ष अपना जो इंडिया था वो 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था। और अपना भारत देश जो है 1975 में इसने क्या ली थी, इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी, और वो भी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बन गया था। कब, 1975 में। फिर आता है बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार। इसके प्रकार क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। फिर आइए, पहला आता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किस में दिया जाता है, कॉपीराइट जो है कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे किताबें होंगी, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीक चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कोई नई आपने बुक लिखी, आपने कोई नया चित्र बनाया, या कोई नया संगीत आपने बनाया, या कोई नया आपने सॉन्ग बनाया है, या आपने कोई गाया है नया सॉन्ग, और कोई मूर्ति कला आपने बनाई है, तो उसको क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं इन्वेंट कर सकता आपकी परमिशन के बिना। अगर आप उसको परमिशन देते हैं, लेकिन वो अपने नाम से नहीं, फिर भी आपके नाम से ही उसको इन्वेंट करेगा। तो वो सभी आते हैं हमारे कॉपीराइट में। तो कॉपीराइट के अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं इसमें। तो वो 2 प्रकार के अधिकार कौन से होते हैं, आर्थिक अधिकार और नैतिक अधिकार। तो आर्थिक अधिकार में क्या होता है, जैसे तो आर्थिक अधिकार में पहला व्यक्ति जिसने उसका इन्वेंशन किया है, तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा कि अगर वो उसका अधिकार जो कॉपीराइट है उसके इन्वेंशन को अगर वो यूज कर रहा है, तो वो क्या होगा, पहले व्यक्ति को जिसने कॉपीराइट करा रखा है, तो उसको वो क्या है, धन संपदा कुछ उसको धन जो है उसको देगा, उसके बदले में उपयोग करने के बदले में वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। उसको वित्तीय पारितोषिक मतलब धन उसको दिया जाता है पहले व्यक्ति को जिसने पहले कॉपीराइट करा रखा है। और फिर नैतिक क्या होता है, इसके तहत लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। इसमें बिना पैसे दिए ही उसके जो गैर आर्थिक हितों का संरक्षण इसमें किया जाता है, वो आते हैं हमारे नैतिक अधिकार। और जो आर्थिक अधिकार होते हैं, इसमें धन दे के तब हम दूसरे की जो कॉपीराइट चीज़ की हुई है, कोई भी मान लो मूर्ति कला है, बुक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको कुछ धन दे करके और उससे हम परमिशन ले लेते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। फिर आता है कॉपी लेफ्ट। इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने से उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है, तथा इस
कार्य के लिए लेखक रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। जो भी लेखक और रचनाकार होते हैं उनके द्वारा लाइसेंस दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तब वो क्या है उसकी पुनः रचना कर सकते हैं, लेकिन बिना अथॉरिटी के नहीं। जिसने पहले ये कॉपीराइट लेखक और रचनाकार है उन्होंने अगर वो कॉपीराइट ले रखा है तो उनके बिना लाइसेंस के, उनकी बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते, तो वो किस में आता है, कॉपी लेफ्ट में। फिर आता है हमारा पेटेंट। पेटेंट क्या है, जब कोई आविष्कार किया जाता है, जब हम कोई भी आविष्कार करते हैं, नया आविष्कार करते हैं और जब हम उसको नॉमिनेट कराते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉमिनेशन के लिए भेजते हैं, उससे पहले वो किसी ने भी नहीं देखा हो, ना वो कहीं उपयोग किया गया हो। जैसे अगर हम बात करें कि अपने प्लांट ब्रीडिंग में वैरायटी की पेटेंट की, तो वो 1 साल पहले, वो 1 साल तक, नॉमिनेशन से 1 साल पहले तक किसी ने भी नहीं देखी हो और कहीं भी उसे कमर्शियली यूज ना किया गया हो, तब वो आती है किसमें, पेटेंट में। तब उस पर हमें एक अधिकार मिलता है, तो वो आता है पेटेंट में, तो वो पेटेंट मिलता है। जैसे जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। जब कोई व्यक्ति द्वारा कोई नया आविष्कार किया जाता है, इससे पहले किसी ने उस आविष्कार को ना देखा हो और उसके लिए जब उसे अनन्य का अधिकार दिया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। और एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि के 20 वर्षों तक लिए होती है। जैसे आज आपने करा दिए तो आज की तारीख से एक दिन, मतलब आज की तारीख तक ही 20 वर्ष के लिए वो पेटेंट मान्य होता है। और आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक ना हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रकृति को इंगित ना करता हो। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वो आविष्कार, अगर आपने नया आविष्कार किया है तो इससे पहले उस आविष्कार के बारे में कोई भी जानता ना हो और ये पहले उपयोग ना किया गया हो, तभी आपको वो पेटेंट मिलेगा। पता है लगे कि आपने जो भी आविष्कार किया उसको तो लोग पहले से ही जान रहे हैं, तो वो क्या होगा, न्यू इन्वेंशन होगा नहीं, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए वो आविष्कार क्या होना चाहिए, जो है नया होना चाहिए एकदम, तथा वह आविष्कार व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग होना चाहिए। और वो ऐसा आविष्कार होना चाहिए कि जो हमारे उपयोग में आ सके। और ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं। और ये सभी किसमें, पेटेंट तभी आपको मिलेगा जब नया इन्वेंशन कोई होगा और उसे पहले से कोई नहीं जानता उसके बारे में जानकारी। ऐसे आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हैं, ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं को रोगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त हों को पेटेंट का दर्जा नहीं मिल सकता। और अगर आपने ऐसा कोई आविष्कार किया है जिससे मानव जाति को कोई क्षति उससे पहुँचे या अनैतिक हो और जानवर हैं या और जितने भी मतलब पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा हो उससे, आपने अब इन्वेंशन किया, आप सोचते हैं कि हमें पेटेंट इस पर मिल जाए, तो आपको पेटेंट उस पर नहीं दिया जाएगा। पेटेंट की आवश्यकताएं, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने कोई नया इन्वेंशन किया है और उसको हमें पेटेंट कराना है, तो पेटेंट की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, तो आइए वो जान लेते हैं हम। नवीनता, मतलब नोवेलिटी होनी चाहिए, कोई नई चीज़ होनी चाहिए जिसको पहले से कोई नहीं जानना हो। आविष्कार नया होना चाहिए और पहले से ही जनता को पता नहीं होना चाहिए कि जो भी हम आविष्कार कर रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो जनता को नोन नहीं होना चाहिए, मतलब पता नहीं होना चाहिए वो आविष्कार, और एकदम बिल्कुल नया हो, कुछ हटकर हो, तभी हमें क्या पेटेंट में पेटेंट मिल सकता है। आविष्कारशील कदम, आविष्कार कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं होना चाहिए और एक नवाचार की प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और जो आविष्कार हम कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। वो जो आविष्कार कर रहा है उसको क्या है, स्पष्ट नहीं होना चाहिए और वो एक नवाचार प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और वो एक नवाचार मतलब वो नए चीज़ का इन्वेंट कर रहा हो, तब वो क्या होगा, पेटेंट में आएगा। फिर औद्योगिक उपयोगिता, और जो भी हमने पेटेंट के लिए मटेरियल अपना दिया है, आविष्कार दिया है, तो वो क्या औद्योगिक रूप से उपयोगकारी है। अगर नहीं है तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पेटेंट की विषय वस्तु के पास तत्काल या भविष्य में एक औद्योगिक
अनुप्रयोग होना चाहिए जो समाज या राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। और इन्वेंशन आपने कर दिया लेकिन वो औद्योगिक रूप से उपयोगी नहीं है और वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो उस पर क्या होगा, पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे तीन चीज़ें हैं जो पेटेंट के लिए आवश्यक हैं। चैलेंजिंग पेटेंट में कुछ चैलेंजेस भी हुए थे अपने भारत से यूएसए के बीच में, कि भारत ने पहले ही उसके बारे में खोज कर रखी थी, लेकिन या उन्होंने पहले से ही पेटेंट उस चीज़ के लिए ले रखा था, लेकिन बाद में यूएसए ने और अन्य देशों ने उस पर कहा कि नहीं, ये तो हमने चीज़ किया, तो उस पर भी केस हुए। तो वो चैलेंजिंग पेटेंट, तो जो चैलेंज किए गए उसका हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत इंटरेस्टेड एग्जाम्पल आपके लिए, कि 1997 के अंत में अमेरिकी कंपनी जो राइसटेक थी, 1997 में अमेरिका की एक कंपनी थी राइसटेक, तो उसने जो राइसटेक कंपनी थी अमेरिका की, तो उसने क्या कहा कि भारत के बाहर उगाए जाने वाले जो चावल, सुगंधित चावल हैं, जो अमेरिका की कंपनी थी राइसटेक, उसने अपने नाम से बासमती चावल को पेटेंट कराया था यूएस के पेटेंट ऑफिस में। और लेकिन सभी जान रहे हैं कि भारत है और पाकिस्तान, मतलब जो हमारे देश हैं, पाकिस्तान है, भारत है, वही मशहूर हैं जो अपनी पश्चिम एशिया, भारत और पाकिस्तान में ही जो बासमती है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है और वो यहीं पर उगाई जाती थी और क्या है, उगाई जा भी रही है। तो भारत ने उसके लिए चैलेंज कर दिया था। तो राइसटेक कंपनी थी जो बासमती और टेक्समती जैसे ब्रांडों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। तो जो अमेरिका की जो कंपनी थी राइसटेक, वो क्या है, बासमती नाम से और टेक्समती नाम से उसने अपना पेटेंट करा लिया था राइस की, मतलब चावल की, धान की वैरायटी का, और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करना चाह रहा था। और उससे हमारे जो भारत है उसको नुकसान कितना हुआ पता है, 45,000 टन अमेरिकी आयात बाजार से मतलब नुकसान हुआ था हमारे भारत को, क्योंकि उन्होंने जो अपनी जो बासमती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार दी थी, जो कुल बासमती निर्यात का 10% होता है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट करा लिया था। लेकिन उसके बाद भारत ने डिस्प्यूट कर दिया उस पर, कि मतलब उस पर केस कर दिया। लेकिन यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया जैसे महत्वपूर्ण बाजारों को भी इसकी स्थिति है, वो भी उसकी स्थिति यही थी, और इससे भारत को 45,000 टन का घाटा हुआ था उस वर्ष। क्योंकि ये पहले क्या थे, सभी जितने भी देश थे वो भारत से सुगंधित चावल क्या करते थे, अपने यहाँ मंगाते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा। लेकिन जब ये राइसटेक कंपनी जो थी, इसने अपने ब्रांड जैसे टेक्समती और बासमती, दो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने ब्रांडों के साथ इन्होंने उतार दिए अपने दोनों ब्रांड, और उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। इसके अलावा बासमती का पर पेटेंट को मूल तथ्य का उल्लंघन माना जाता है। तो इसको क्या है, बासमती का जो पेटेंट दिया था यूएस ने, उसको बहुत ही मूल उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि ये पहले से ही भारत में पेटेंट थी। और ये केवल कहाँ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले लंबे अनाज वाले सुगंधित चावल को बासमती कहा जाता है। केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही ये बासमती उगाई जाती है। तो ये कहा था, एक चैलेंजिंग था ये केस था, जो हमने आपको उदाहरण बताया था एक। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, मैंने शुरुआत में ही एकदम आपको बता दिया था कि ट्रेडमार्क क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, एक चिन्ह होते हैं जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जाता है। जैसे मान लो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम पीते हैं ना, कोका कोला पीते हैं, फिर ड्यू पीते हैं, दोनों क्या है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है ना। लेकिन इनको अलग क्या कर रहा है, इनका कंपोजिशन भी थोड़ा अलग करता है। और कोका कोला क्या होगा, अलग ट्रेड नेम हो गया, ड्यू क्या होगा, अलग ट्रेड नेम हो गया। चलो, इनका तो थोड़ा सा जो होता है स्वाद भी अलग होता है। लेकिन हम बात करें जैसे अपना जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल की बात करें हम तो बहुत से ब्रांडों में कई ब्रांड आते हैं इसके, कई ब्रांड आते हैं। आप देख रहे होगे कि एक किसी ब्रांड से आता होगा, दूसरा किसी, तीन, मान लो बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा सरसों का ही तेल, लेकिन वो उनको दूसरे व्यवसाय से अलग कर रहे हैं ना, कि ये व्यवसाय किसके अंडर में चल रहा है, ये व्यवसाय किसके अंडर में, वो कंपनी का नेम होता है। तो जो ट्रेडमार्क दिए जाते हैं उनका यही मेन मकसद होता है कि वो दूसरे एक व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय से अलग करें। तो वो अलग करते हैं ऐसे ट्रेड नेम द्वारा, वो अलग कर देते हैं एक व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय से। फिर आता है ट्रेडमार्क, एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है, और ये चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह और संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रूप में हो सकता है। ये ट्रेडमार्क किसी भी रूप में हो सकता है, वो चाहे संगीतमय ध्वनि हो या चित्र हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो सकता है, और नाम भी हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का ड्यूरेशन क्या है। आपको ये भी जानना चाहिए कि ट्रेडमार्क मान लो किसी कंपनी को दे दिया और उसका मतलब उसकी क्या ड्यूरेशन है। द टर्म ऑफ ट्रेडमार्क इज 10 ईयर, इसका ड्यूरेशन होता है 10 साल तक का, फ्रॉम फिलिंग द डेट एंड कैन बी रिन्यूड फर्दर आफ्टर इवन 10 ईयर। और अगर आपने आज ले लिया ट्रेडमार्क अपना और उसके 10 साल बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा इसी दिन पे, और वो हर 10 साल बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। तो ये हमने कुछ आप लोगों को दिखाए एग्जाम्पल किसके, ट्रेडमार्क के, जैसे ये एक्यूरा हो गया, ऑडी गाड़ी हो गई, वॉकिंग हो गई, BMW का हो गया और सर्वोलेट का हो गया। ये क्या है, सब ट्रेडमार्क है, लेकिन क्या है, कार ही तो है। जैसे जैगुआर हो गया, किया हो गया, लैंड रोवर हो गया, होंडा है, GMC है, और फोर्ड है, फिएट है। ये सब क्या हैं, कारों के ही क्या हैं एक, जैसे फोक्सवैगन है, टोयोटा, निसान, और ये वॉल्वो का, और ये माजा का, और ये सब क्या हैं, ट्रेडमार्क हैं। इनसे ही हम क्या करते हैं, उनको पहचानते हैं गाड़ियों को कि अरे ये आ गई कौन सी, BMW आ गई, और तब तक दूसरी गाड़ी है हमने देख लिया ये तो सर्वोलेट की है, लेकिन वो हम पहचान कैसे रहे हैं, वो किसकी हेल्प से पहचान रहे हैं हम, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क की हेल्प से ही हम उनको पहचानते हैं। इसलिए ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी है, एक उद्यम को दूसरे उद्यम से अलग करता है ट्रेडमार्क। और ये हमारे जो जर्नली यूज है, ये भी जर्नल वाले हैं, जैसे पेप्सी हो गया, आइडिया है, वोडा, एयरटेल, और ये कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक आ गया, और ये HP का कंप्यूटर है, डेल का है, और फिर ये रिलायंस हो गया। तो ये सब क्या है, ट्रेडमार्क हैं। और ये हमारा गूगल, याहू, ये भी इंटरनेट का ही साइट है, ये भी इंटरनेट की साइट है, लेकिन इनका ट्रेडमार्क क्या है, इसका याहू है, इसका गूगल है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रेडमार्क के। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये ट्रेडमार्क होता क्या है। तो ट्रेडमार्क में ही भी आपको एक केस की स्टडी बता देते हैं कि अमूल विंस द ट्रेडमार्क केस। अमूल ने जीता था ट्रेडमार्क का केस। वो कैसे, गुजरात में जो अमूल जो है वो कहाँ की है, गुजरात की कंपनी है अमूल। जो हम सभी लोग जानते हैं कि अमूल जो है दूध में बहुत ही अच्छा कारोबार है, मतलब अच्छी कंपनी है और उसके प्रोडक्ट आते हैं अमूल के। तो जो अमूल थी गुजरात की कंपनी, उसने वॉन द ट्रेडमार्क डिस्प्यूट, उसने जो है ट्रेडमार्क में अपना केस जीता था। उसने केस किया था किस पे, कोऑपरेटिव यूनियन इन वेस्ट बंगाल। और ये क्या था, एक मिल्क प्रोड्यूसर था, कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ वेस्ट बंगाल। उसने जो है विच सॉट द मार्केट ब्रांड ऑफ मिल्क नेम्ड इम्यूल, उसने अपने मार्केट में उसने भी ये सोचा था कि लाओ हम भी अमूल से क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन गुजरात की जो कंपनी अमूल थी उसने डिस्प्यूट कर दिया, उसने चैलेंज कर दिया ट्रेडमार्क के लिए, और उसके बाद उनका नाम क्या हो गया, इम्यूल। तो वो ट्रेडमार्क का जो उन्हें मिला हुआ था हक,
तो उसके अनुसार उन्होंने कोर्ट से केस जीत लिया और उसका नाम चेंज हो गया, नहीं तो वो भी अपना क्या करते, अमूल नाम से ही बेचने लगते बाजार में। फिर आता है औद्योगिक डिजाइन या इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन की हमने जैसे बताई थी आपको कि कार हैं, ट्रैक्टर हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके इंडस्ट्रियल डिजाइन के। तो भारत में डिजाइन अधिनियम 2001 के अनुसार, भारत में जो 2000 में अधिनियम आया था डिजाइन का, उसके अनुसार डिजाइन से अभिप्राय है आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिससे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो। तो डिजाइन का क्या मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरी कंपनी के वस्तु का उसका मतलब उसकी बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकता है, और वो थोड़ा सा उसको डिफ़र बनाएगा, जब भी उस पर हमें क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब अधिकार मिल सकता है। तो इसमें टर्म ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है, उसका मतलब टर्म कितना होता है, टर्म ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 15 ईयर। उसका क्या होता है, डिजाइन का कम लगभग सबसे अधिक से अधिक 15 साल का होता है, रिन्यूअल एवरी 5 ईयर। उसके बाद 15 साल बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, प्रति 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। फिर आता है लोकेशन ऑफ डिजाइन रजिस्ट्री ऑफिस। ये कहाँ रजिस्टर्ड किए जाते हैं, एप्लीकेशन फिलिंग ऑफिस हेडक्वार्टर इन क्वाड्रिप्लिकेट, ये क्या है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। और एग्जामिनेशन ऑफ डिजाइन एप्लीकेशन इज डन इन कोलकाता ऑफिस ओनली। आप जो है एप्लीकेशन तो फिल कर सकते हो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई में, लेकिन जो आपने डिजाइन की है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ डिजाइन की है, उसका केवल जो होगा एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होगा, उसकी जांच जो होगी वो कहाँ होगी, कोलकाता में ही केवल होगी। लेकिन फिलिंग एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में, कोलकाता के अलावा, लेकिन जो एग्जामिनेशन होगा वो वहीं होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक ये चेयर है, एक चेयर है, तो ये क्या है, डिजाइनर्स है, उसने अपनी डिजाइन की हुई है चेयर। मान लो ये किसी कंपनी की है, ए कंपनी की है, ये ए कंपनी ने डिजाइन की है चेयर, लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो बी है, वो सोचे कि हम इसी तरह की डिजाइन अपने आप ये कुर्सी मतलब बना सकें ये सेम, तो उसको अधिकार नहीं है। वो क्या होगा, जो ए व्यक्ति है वो बी पर क्या कर देगा, क्लेम कर देगा, मतलब उसको केस कर देगा और कानून उसको सजा देगा और उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, सजा भी हो सकती है। इसलिए जो डिजाइन है इंडस्ट्रियल डिजाइन, उनको भी अधिकार अपने अपने दिए गए हैं। नहीं तो जैसे हम आज के समय में देख पा रहे हैं कि स्विफ्ट डिजायर अलग कार है, महिंद्रा की कार अलग है, और मारुति सुजुकी जो स्विफ्ट आ रही हैं, और जैसे BMW हो गई, ये क्या सब अलग करती हैं, डिजाइन भी है इनमें, ट्रेडमार्क भी है, ये कई चीज़ों का इनमें क्या है, कॉम्बिनेशन है, पैटर्न मतलब IPR का, जैसे डिजाइन के लिए हो गया और उनका ट्रेडमार्क हो गया। फिर आता है भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम क्या कहते हैं, GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये क्या भौगोलिक संकेत तक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से या इन उत्पादकों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है। तो इनका क्या होता है, एक विशिष्ट मूल स्थान होता है, और जिसके कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। और ये क्या होते हैं, जो भौगोलिक चिन्ह होते हैं, मतलब भौगोलिक हमारे जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन संकेतक जो होते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, और वो उस जगह की जो चीज़ होती है उसका अपना अलग ही क्या होता है, गुण होता है। जैसे विभिन्न कृषि उत्पादों में खाद्य पदार्थों या मदिरा पेय या हस्तशिल्प भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। त्रिपतु के जैसे त्रिपति के लड्डू हो गए, कश्मीर का केसर हो गया, कश्मीरी पश्मीना हो गया, आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं। ये जैसे कश्मीरी केसर है वो क्या बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसी तिरुपति जी के लड्डू क्या है बहुत ही प्रसिद्ध हैं।
ऐसे कश्मीर का जो पश्मीना होता है वो भी बहुत प्रसिद्ध होता है। और ये भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 में बनाया गया था। ये अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ। ये 1999 में ये अधिनियम बनाया गया और 2003 में इसको लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग या सुनिश्चित करता है या पंजीकरण उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रचलित उत्पाद के नाम को उपयोग नहीं कर सकता। अगर आपने कोई टैग या उस पर ले लिया, अपना भौगोलिक संकेतक जो अधिकार ले लिया है, तो वो दूसरा उपयोगकर्ता उसको उपयोग नहीं कर सकता है। तो वो आता है किसमें? भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन में। तो इसमें उदाहरण है जैसे लीडिंग इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन में क्या है, जैसे पिछली स्लाइड में भी कुछ उदाहरण हमने आपको बता दिए थे कि कश्मीर का पश्मीना, कश्मीर का केसर और तिरुपति जी के लड्डू, आगरा का पेठा हो गया, और जैसे मेरठ है वो स्पोर्ट नगरी के लिए प्रसिद्ध है, या मेरठ की कैंची हो गई। ये क्या है? सब जियोग्राफिकल इंडिकेशन में आते हैं। और जो लीडिंग इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो एग्रीकल्चर गुड्स में, प्रोडक्ट्स में क्या है, जैसे दार्जिलिंग की टी हो गई, कांगड़ा टी हो गई, ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। जैसे दार्जिलिंग की चाय हो गई या कांगड़ा की चाय हो गई, ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। और हैंडीक्राफ्ट में बात करें हम तो वो मधुबनी पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटिंग है वे बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भी एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि मानव जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ा, और ये क्या क्या होते हैं और इनका क्या क्या उपयोग है, उनसे कैसे व्यक्तियों को फ़ायदा मिलता है, ये कैसे प्रोत्साहित करता है, और इसके टाइप्स हमने पढ़ लिए। तो ये IPR आपने आज समझ लिया होगा। अगर और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसी में रहेगा कि फार्मर राइट्स, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट, PPVR एंड FR एक्ट, वो जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सब कवर कर लिया अपना IPR और पैटेंट्स। आज का जो टॉपिक था हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पैटेंट्स, तो वो हमने कवर कर लिया, और बाकी हम अगले लेक्चर में PPVR और FR एक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।